और कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि हाल ही में आई पुलिस अधिकारियों की लिस्ट में 10 से अधिक अधिकारियों को अच्छी पोस्टिंग मिली है। ये वही अधिकारी हैं जिन्होंने अशोक गहलोत की सरकार बचाई थी, फोन टैप किए थे। तो इससे हमें अंदाजा लगा सकते हैं कि गहलोत और भजन लाल मिले हुए हैं, ये कहना है हनुमान बेनीवाल का। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पहले वसुंधरा और गहलोत मिले हुए थे और गहलोत का बार बार ये बयान कि पंडित भजन लाल मुझे सूट करता है, ये सीएम रहने चाहिए ताकि आगे ठीक हो। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कांग्रेस और बीजेपी मिली हुई है। सरकार उस समय कांग्रेस की गहलोत सरकार के खिलाफ थी। हम भी 3 विधायक हमारे थे, वो गहलोत के खिलाफ पायलट को बनाना चाहते थे। उस वक्त सारे अधिकारी सरकार को बचा रहे थे और उन्हीं 1 दर्जन से ज्यादा अधिकारियों को अच्छी पोस्टिंग मिली। इससे आप अंदाज लगा सकते हो कि गहलोत और भजन लाल अब मिले हुए, पहले गहलोत वसुंधरा मिले हुए थे और गहलोत का बार बार ये बयान कि पंडित भजन लाल जी मुझे शूट करते हैं, ये सीएम रहने चाहिए ताकि ठीक होगा आगे। इससे आप अंदाज लगा सकते हो कांग्रेस बीजेपी मिले हुए हैं और ये मदन राठौर वही लोग हैं जो पहले कहते थे हम ऐसा ही भर्ती रद्द करेंगे और कोर्ट में ये जाके कहा कि भर्ती रद्द नहीं करेंगे। और करने के अंदर बहुत बड़ा अंतर है। और डिप्टी सीएम की जहां तक बात है तो डिप्टी सीएम साहब की तो आपको रशिया से इनके कनेक्शन पता लग गया। जब बीजेपी सरकार उस समय कांग्रेस की गहलोत सरकार के खिलाफ थी। हम भी 3 विधायक हमारे थे, वो गहलोत के खिलाफ पायलट को बनाना चाहते थे। अंता विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच सियासी बयानबाजी चरम पर पहुंच गई है। नामांकन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, लेकिन अब मुद्दा बना है चुनाव प्रचार से बीजेपी के बड़े नेताओं की दूरी। कांग्रेस ने इसको लेकर बीजेपी पर निशाना भी साधा है, तो बीजेपी भी जमकर पलटवार कर रही है। फिलहाल ये आप रिपोर्ट देखिए। अंता उपचुनाव का सियासी महामुकाबला, बीजेपी कांग्रेस आमने सामने। प्रचार से बीजेपी के दिग्गजों की दूरी पर सवाल, बीजेपी ने कांग्रेस पर किया जोरदार पलटवार। अंता उपचुनाव कौन जीतेगा ये वक्त बताएगा, लेकिन सियासी पारा बेहद हाई है। दिग्गज एक दूसरे की खामियों को पकड़कर बयानों की तीर चला रहे हैं। प्रदेश में एकमात्र सीट पर होने वाले इस चुनाव में दोनों दल जीत के लिए अपना पूरा दमखम झोंकने का दावा कर रहे हैं, लेकिन अब कांग्रेस बीजेपी के दिग्गज नेताओं के चुनाव प्रचार में शामिल न होने को मुद्दा बना रही है। बीजेपी के बड़े नेता गायब है क्योंकि बीजेपी में वसुंधरा जी वर्सेस भजन लाल शर्मा चल रहा है और इनमें भारी टकराव है। इस टकराव का फायदा भी हमको मिलेगा। बीजेपी के मंत्रियों की ड्यूटी तो इन्होंने लगा दी, मीटिंग भी ले ली मुख्यमंत्री ने, लेकिन मुख्यमंत्री की मीटिंग में मंत्रियों ने मना कर दिया कि साहब हम गाँव में चले तो जाएंगे लेकिन हमें वहां से गाँव के लोग निकलने नहीं देंगे क्योंकि बिजली नहीं आ रही और लोगों को रोटी नहीं मिल रही, रोजगार नहीं मिल रहा। 2 वर्षों में हमने कुछ भी नहीं किया वहां पर अंता में 12 में, इसलिए बीजेपी के मंत्रियों ने वहां जाने के लिए मना कर दिया और आपस में वहां फूट चल रही है। गौरतलब है कि बीजेपी प्रत्याशी मोरपाल सुमन के नामांकन में केवल झालावाड़ सांसद दुष्यंत सिंह ही प्रमुख चेहरा थे। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया की नामांकन रैली में कांग्रेस के बड़े नेता शामिल हुए थे। वहीं इस बाबत जब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर से सवाल किया गया तो उन्होंने किसी तरह के मतभेद से इंकार किया और कहा बीजेपी अपनी रणनीति के तहत काम करती है, पार्टी के काम करने का अपना स्टाइल है। हमारा प्रचार चल रहा है, हमारा काम चल रहा है, अपनी अपनी रणनीति होती है, हमारी अपनी रणनीति है, हमारी स्टाइल है, काम करने का हमारा तरीका है। सब नेता जाएंगे, सबके दिमाग लगे हुए हैं, सारी योजनाएं बन रही है, सारे काम चल रहे हैं, कार्यकर्ता काम कर रहा है, नेता भी पहुंच गए। बीजेपी के दिग्गजों की प्रचार से दूरी के सवाल पर गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेड़म ने साफ कहा कि प्रताप सिंह खाचरियावास को क्या पता हमारी चुनावी रणनीति क्या है। प्रताप सिंह खाचरियावास कोई भारतीय जनता पार्टी के नीति निर्धारक थोड़ी है, वो तो अपनी चिंता करें ना, अपनी पार्टी की चिंता करें कि उनकी पार्टी ने महाभ्रष्टतम व्यक्ति को टिकट दे करके वहाँ की जनता के सामने जो चेहरा रखा है, जनता मुंह मोड़ लेती है। जिधर उनका प्रत्याशी जाता है जनता मुंह मोड़ के खड़ी हो जाती है। प्रताप सिंह जी, आप अपनी चिंता करिए, भारतीय जनता पार्टी संगठित रूप से जनता के हित में काम कर रही है।
असल में भाजपा प्रत्याशी के नामांकन में बड़े नेताओं की गैर मौजूदगी और अब तक प्रचार से दूरी ने सियासी हलचल बढ़ा दी है। ऐसे में देखना होगा कि दिग्गजों के बयान के हिसाब से इन चर्चाओं पर कब और कैसे विराम लगाती है। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सुधीर कुमार शर्मा की रिपोर्ट। और अब राजस्थान में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। ये महत्वपूर्ण जानकारी 67 आरएएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। बिल्कुल, कार्मिक विभाग ने जारी किया आदेश। गजेंद्र सिंह राठौड़ बने सचिव। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर गोपाल राम बिरदा को बीकानेर में राजस्व अपील अधिकारी का दायित्व सौंपा गया है। डॉक्टर भागचंद बधाल को जेडीए जयपुर में अतिरिक्त आयुक्त नियुक्त किया गया है। तो सुनील भाटी बने उपायुक्त वाणिज्य कर विभाग जयपुर और इसी के साथ दिनेश कुमार शर्मा को राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर का सचिव बनाया गया है। मुकुट बिहारी जांगीर को कार्मिक विभाग में संयुक्त शासन सचिव नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही कैलाश चंद शर्मा दौसा जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाए गए हैं। डॉक्टर गुंजन सोनी को राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर का रजिस्ट्रार बनाया गया है। राजस्थान कांग्रेस में संगठन पुनर्गठन की लंबी और पेचीदा प्रक्रिया अब अपने आखिरी मोड़ पर पहुंच गई है। करीब 6 महीने चली इस कवायद के बाद 50 में से 48 जिला अध्यक्षों के नाम तय हो गए हैं, जबकि 2 जिलों धौलपुर और झालावाड़ में फैसला उपचुनाव नतीजों के बाद होगा। अब पूरी लिस्ट राहुल गांधी की अंतिम मंजूरी के इंतजार में है। देखिए रिपोर्ट। पचास में से 48 जिला अध्यक्षों के नाम फाइनल। राहुल गांधी की मंजूरी का इंतजार। गहलोत की रणनीति, राहुल की मोहर। कौन बनेगा जिला कप्तान? दिल्ली में 48 नामों पर मंथन हो चुका है। 48 जिलों में 48 जिला कप्तान यानी जिला अध्यक्ष बना दिए जाएंगे। जो क्राइटेरिया राहुल गांधी ने तय किया है उसी क्राइटेरिया की पालना की जाए, इसके लिए चर्चाएं जारी है। दिल्ली से लेकर के जयपुर तक और राजस्थान के तमाम बड़े नेताओं ने कोशिश जरूर की होगी। शायद इसीलिए अशोक गहलोत ने जयपुर में बैठ करके इस बात की प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि किसी को किसी की सिफारिश नहीं करनी चाहिए। जो भी मेहनत से नाम आगे आए उस पर विचार किया जाना चाहिए। शुक्रवार को दिल्ली में दिन भर चली बैठक के बाद आखिरकार कांग्रेस ने 50 में से 48 जिलाध्यक्षों के नाम फाइनल कर दिए। इसके लिए प्रक्रिया काफी लंबी चली। संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा से अलग अलग दौर की 1-to-1 बातचीत की। 29 पर्यवेक्षकों से फीडबैक लिया गया। इसके अलावा स्थानीय समीकरण, जातीय संतुलन और कार्यकर्ता सक्रियता जैसे तत्व भी निर्णायक रहे। कांग्रेस संगठन सृजन अभियान के तहत राजस्थान के अपने 50 में से 48 जिलाध्यक्षों की घोषणा करने वाली है। इन 50 जिले जो राजस्थान के हैं उनमें से 48 जिलों के जिलाध्यक्ष को नए स्वरूप में, नए तरीके से, और राहुल गांधी का जो सपना था संगठन सृजन अभियान के तहत कि बिना किसी सिफारिश के जो असली फीडबैक है उस फीडबैक के आधार पर जिला कमेटियों का गठन हो, जिलाध्यक्षों की घोषणा हो, उस पर काम कर रही है। और हो सकता है कि अगले कुछ एक दिनों में या नवंबर के पहले सप्ताह तक इन जिलाध्यक्षों की घोषणा कर दी जाए। निश्चित तौर पर संगठन का यह जो विस्तार कांग्रेस करने जा रही है, इससे संगठन को एक नई ऊर्जा मिलेगी। 3 चरणों में हुई इस प्रक्रिया में पहले हर जिले से 6-6 नाम दिल्ली भेजे गए। फिर 3 नामों की सूची बनाकर राहुल गांधी की टेबल तक पहुंची। सूत्रों की माने तो कई जिलों में आम सहमति बन चुकी है, जबकि धौलपुर और झालावाड़ के नाम उपचुनाव के नतीजों के बाद तय होंगे। सूत्रों के माने तो राहुल गांधी चाहते हैं कि हर जिलाध्यक्ष के साथ 2 वैकल्पिक नामों की बैकअप सूची भी तैयार रखी जाए, ताकि किसी भी परिस्थिति में संगठनात्मक निरंतरता बनी रहे।
हालांकि शुक्रवार को दिल्ली से जयपुर लौटने के बाद अशोक गहलोत ने भी साफ कर दिया था कि जिला अध्यक्ष की नियुक्ति सिफारिश के दम पर नहीं होनी चाहिए। अभी पंचायती नहीं करें, दबाव नहीं देने पर्यवेक्षकों को भी या ऐसा नेताओं को भी कि आपको वहाँ किस उम्मीदवार के लिए आपको समर्थन करना चाहिए, वो भी नहीं कहे हम लोग। जो प्रक्रिया चल रही है, कैंडिडेट जो बाहर से आए हमारे पर्यवेक्षक, वो और स्थानीय लोग मिलकर के राय लें सबकी, और वो फिर जो लिस्ट बना के देंगे ना पैनल, उसमें भी पूरा प्रोसेस की जाएगी। ये आज किया जा रहा, आज ये राजस्थान की बारी है, कल छत्तीसगढ़ हुआ था, तो ये प्रोसेस मैं समझता हूँ प्रॉपर होना चाहिए। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी चाहते हैं कि नए जिलाध्यक्ष सिर्फ औपचारिक पदाधिकारी नहीं बल्कि ग्राउंड कमांडर की भूमिका निभाएं। हर 3 महीने में उनकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट दिल्ली जाएगी, जिसमें जनसंपर्क, बूथ एक्टिविटी और संगठन विस्तार जैसे बिंदु शामिल होंगे। अब राहुल गांधी की हरी झंडी के बाद ही तय होगा कि आखिरकार किसे मिलेगा जिला कप्तान का ताज और कौन होगा बैकअप चेयर पर। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से अरबाज अहमद की रिपोर्ट। तो फिलहाल चयन की प्रक्रिया जितनी मुश्किल है, इस पद पर बने रहने की प्रक्रिया भी उतनी मुश्किल है। देखना यह है कि कांग्रेस अपने इन मजबूत योद्धाओं के चयन के बाद में जमीन पर क्या फर्क दिखा पाती है। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। 18 महीनों में करोड़ों का ऑनलाइन घोटाला, हकीकत कुछ ऐसी कि पुलिस भी चौंक गई है। झुंझुनू जिले में पुलिस ने करीब 4000 से अधिक खातों में संदिग्ध लेन देन पाया गया है। देखिए रिपोर्ट। साइबर ठगी के जाल में फंसते युवा, जेब खर्च के लालच में बन रहे शिकार, पैसों के लालच में बेच रहे हैं अपने खाते। साइबर ठगों के निशाने पर अब युवा आ गए हैं और लालच के चलते युवा भी ठगों के हाथों की कठपुतली बनते जा रहे हैं। झुंझुनू पुलिस की माने तो महज कुछ हजार रुपए के लालच में युवा अपने बैंक खाते साइबर अपराधियों को बेच रहे हैं या किराए पर दे रहे हैं और अनजाने में लाखों की ठगी के साझेदार बन रहे हैं। एनसीआरपी ने झुंझुनू पुलिस को 4000 से ज्यादा संदिग्ध बैंक खातों की सूची सौंपी है, जिनसे जुड़ी साइबर क्राइम की शिकायतें दर्ज हुई हैं। जिले में कई ऐसे अकाउंट्स हैं जो म्यूल अकाउंट की तरह उपयोग किए जा रहे हैं साइबर क्रिमिनलों के द्वारा। तो कुछ लोग लालच में आकर, कुछ लोग अज्ञानता में, कुछ लोग ठगी करने के चक्कर में अपने अकाउंट को उपलब्ध करा रहे हैं। तो उन अकाउंटों की संख्या अराउंड 4000 के करीब है, जो दिन ब दिन बढ़ती घटती जाती है। उनको हमने एनालिसिस किया और हमने जिले के कई थानों पर ये कार्रवाई शुरू की। तो हमें कई अपराधी पकड़ में आए, कई बड़े बड़े केसेस भी हमने खुलासे किए। झुंझुनू पुलिस अब तक 583 खातों पर कार्रवाई कर चुकी है, जबकि 3335 खातों की जांच जारी है। पुलिस की माने तो पिछले 18 महीनों में इन खातों में 2 अरब रुपए का संदिग्ध लेन देन हुआ है। इनमें से 75 करोड़ रुपए को पुलिस ने होल्ड करवा दिया है। जांच में सामने आया है कि ठग इन खातों का इस्तेमाल ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट, गेमिंग एप्स और ठगी के पैसों की हेराफेरी में कर रहे हैं। अब तक जिले के विभिन्न थानों से 100 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इनमें से 9 अंतर्राज्यीय शातिर साइबर ठग जेल भेजे जा चुके हैं, जबकि 94 लोग बैंक खाते किराए पर देने के आरोप में पकड़े गए हैं। अगर आपको किसी ने कहा कि आप अपना बैंक अकाउंट हमें रेंट पे दीजिए, हम उसके बदले आपको पैसा देंगे, या फिर महीने के हम इतने रुपए दे रहे हैं, तो एक बार जरा सोचिए, क्योंकि अगर बैंक अकाउंट आपका उनको देकर अगर आप पैसा दे रहा तो वो खुद भी अपना यूज कर सकता है। अपना यूज क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि वो किसी न किसी फ्रॉड में उस बैंक अकाउंट को यूज करेगा। हो सकता है वो मनी लॉन्ड्रिंग में कर रहा हो सकता है वो किसी के साथ फ्रॉड करने में कर रहा हो सकता है वो गेमिंग प्लेटफॉर्म पे आपके अकाउंट को यूज कर रहा हो। तो जहां तक हो सके अपना बैंक अकाउंट किसी को भी ना दें, या मैं तो ये तक कहता हूं कि अपने परिचित को भी ना बताएं कि मेरा बैंक अकाउंट ये है या फिर अकाउंट नंबर ये है।
साइबर क्रिमिनल अपने नेटवर्क को मजबूत करने के लिए अब सीधे ठगी करने के बजाय मूल खाता धारकों के अकाउंट का सहारा ले रहे हैं और झुंझुनू में ये संख्या सबसे ज्यादा है। पुलिस की माने तो इन खातों से केवल राजस्थान ही नहीं, केरल, कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र समेत अन्य राज्यों के लोगों से ठगी की रकम मंगवाई गई है। जानकारी में ये भी सामने आया है कि इन खातों को ऑपरेट करने में जिले के करीब 300 युवा शामिल हैं, जिनकी पहचान की जा रही है। झुंझुनू से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए कृष्ण सिंह शेखावत की रिपोर्ट। तो वहीं सिरोही के आबू रोड से हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक सैलानी होटल से बिना पेमेंट किए ही भाग निकले। गुजरात से आई सैलानियों पर होटल में खाया पिया और रेस्ट किया, लेकिन 10,900 रुपए का बिल बिना चुकाए लग्जरी गाड़ी से चले गए। होटल संचालक ने पुलिस की मदद से दोनों आरोपियों को अंबाजी रोड पर पकड़ा है और पेंडिंग बिल का ऑनलाइन भुगतान भी करवाया है। फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो खाया पिया और हो गए फरार। 10,900 रुपए का बिल इन्होंने चुकाना था, लेकिन इन्होंने पैसे नहीं दिए और बिना बिल भरे ही चले गए। लेकिन सतर्कता होटल संचालक की रही और पुलिस की मदद से इनको पकड़ लिया है और जो पैसे इन्होंने नहीं दिए थे, जो बिल पेंडिंग था, वो इनके द्वारा दे दिया गया है। तो आपको बता दें कि दरअसल दोनों लोगों ने होटल में खाया पिया, वहां पर रेस्ट भी किया। इसके बाद करीब 10,900 रुपए का बिल बना था, लेकिन इसे चुकाए बिना ही दोनों वहां से फरार हो गए। जब पुलिस को सूचना मिली तो पुलिस ने इन दोनों को अंबाजी रोड पर पकड़ा और उसके बाद इनसे बिल का ऑनलाइन भुगतान भी करवाया गया। फिलहाल ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। जब ये दोनों आरोपी पकड़े गए तो अपनी सफाई भी देने लगे। फिलहाल तस्वीरें नरेंद्र मोदी दरअसल आज मन की बात कार्यक्रम को संबोधित करेंगे और इस कार्यक्रम को मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भी सुनेंगे। बिल्कुल, आपको बता दें कि एसएमएस इंडोर स्टेडियम में सुनेंगे मन की बात का ये कार्यक्रम। यूनिटी मार्च कार्यशाला में भी शामिल होंगे सीएम। सरदार 150 यूनिटी मार्च का होना है आयोजन। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। सबसे पहले आज क्योंकि मन की बात कार्यक्रम रहने वाला है, 11 बजे ये कार्यक्रम रहेगा, जिसे सुनने के लिए एसएमएस इंडोर स्टेडियम पहुंचेंगे मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा। और सरदार 150 यूनिटी मार्च का आज आयोजन भी होना है। तो ये बड़े कार्यक्रम आज के मुख्यमंत्री के रहने वाले हैं। बिल्कुल, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यक्रम के एक नए संस्करण को संबोधित करेंगे और इसको आपको बता दें कि सूबे के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के साथ तमाम विधायक और पदाधिकारी भी इस कार्यक्रम को सुनेंगे। इसके अलावा भी आपको आज बता दें कि मुख्यमंत्री के कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रम भी रहने वाले हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि आज सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का संस्करण सुनेंगे मुख्यमंत्री। एसएमएस इंडोर स्टेडियम में मन की बात सुनेंगे और उनके साथ तमाम विधायक और पदाधिकारी भी मौजूद होंगे। यूनिट मार्च कार्यशाला में भी मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा शामिल होंगे। और अब बुलेटिन में आगे बात करेंगे अंता विधानसभा उपचुनाव की, जहां बीजेपी को एक बड़ी राहत मिली है। दरअसल रामपाल ने नामांकन वापस ले लिया है। अब वे बीजेपी के प्रत्याशी मोरपाल सुमन के समर्थन में अपना समर्थन देने जा रहे हैं। तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि अंता क्षेत्र के पूर्व विधायक रामपाल मेघवाल, जो कुछ समय पूर्व नाराजगी के चलते निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में उतर गए थे, अब उन्होंने संगठन की मर्यादा और संस्कारों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया है कि वो अपना नामांकन वापस लेंगे। सम्माननीय पूर्व विधायक रामपाल जी भी थोड़ा मेरे से नाराज हो गए थे और नाराजगी उन्होंने दिखा भी दी। निर्दलीय के तौर पर उन्होंने अपना नामांकन दाखिल कर दिया था, लेकिन चूंकि इन्हीं संस्कारों में पले बढ़े तैयार हुए एक संस्कारित कार्यकर्ता होने के कारण उनके मन में इस प्रकार का विचार आया कि ठीक है, एक परिवार में परिवार के मुखिया के प्रति थोड़ी बहुत नाराज़गी हो जाती है तो थोड़ा बहुत नाराज़गी दिखा भी देते हैं, लेकिन परिवार तो हमारा अपना है, परिवार का हम नुकसान नहीं सोच सकते। तो उन्होंने भी अपना मन बड़ा किया है और
फिर से ये तय कर दिया कि अब उस अंता उपचुनाव में वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार श्रीमान मोरपाल सुमन को जिताने में अपनी पूरी भूमिका निभाएंगे। मेरे मन में कुंठा थी, कुंठा का कारण बात हो गई है, अभी आपको सामने भाई साहब ने रखा भी है। मुझे अपेक्षा का शिकार बनाया। मैं मन से काम करता हूँ, फील्ड में काम करता हूँ, मैदान में काम करता हूँ। अपेक्षा ये नहीं है कि मुझे टिकट नहीं मिला इसलिए। अपेक्षा कभी कभी बीच में छोटापन आ जाता है, सम्मान जहाँ काम करने वाले का स्वाभिमान गिरता है तो फिर अपमान की घूंट इतनी हो जाती है कि उसको बाहर नहीं निकालें। तो मैंने एक बार, दो बार, तीन बार अपेक्षा का शिकार रहा। तो मैंने अभी अंता जो उपचुनाव है उसमें निर्दलीय के रूप में आवेदन किया। पर परिवार में सब होती है छोटी मोटी बातें, और मैंने उसको ध्यान रखते हुए भाई साहब का आदेश, ऊपर से माननीय भाई साहब को भी ऊपर से भी निर्देश मिलने होंगे, वार्ता हुई और जो आपने आदेश किया मैंने स्वीकार करके इस निर्दलीय आवेदन को मैंने वापस लेने का मन बनाया है। भारतीय जनता पार्टी का हूँ, भारतीय जनता पार्टी का रहूँगा, काम करूँगा दिल खोल के, हम जीत के रहेंगे अंत।